हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो एक क्लास हमारी कोऑपरेटिव की ऑलरेडी हो चुकी है। अब हम यहां पर करने वाले हैं क्लास 2। पिछली क्लास में हमने एक बेसिक समझा था, अब हम थोड़ा उसके आगे बढ़ने वाले हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप ये जो लिखते हैं इसकी हमें पीडीएफ भी प्रोवाइड कीजिए। तो मैंने आज पहले ही इस कंटेंट को लिख लिया है और इसकी पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना दी है ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो पाए। ठीक है जी। और बढ़िया से इसको वेल मैनर्ड तरीके में मैंने कहा पहले मैनेज कर देते हैं इसको। तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है जो कंटेंट, उसके अलावा जो मुझे पढ़ाना होगा एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो कुछ मैं आपको साथ साथ में करवाता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कोऑपरेटिव एक्ट 2001 इसका नाम है और रूल्स आए थे 2003 में। ये डिटेल हम कर चुके हैं। इसके कुछ चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर मैंने आपको बताए थे। चैप्टर 16 है इसके, दो तरह के इसके सेक्शन है, सेक्शन ए और बी। ठीक है जी, वो हमने लास्ट क्लास में इसका डिस्कशन कर लिया था। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा कि सेक्शन ए और जो सेक्शन बी है उसको हम आगे जाके भी डिस्कस कर लेंगे। सेक्शन ए बेसिकली 6 नियम है, वो आगे जाके हम उसको समझेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। और सेक्शन बी है वो बायलॉज की बात कर रहा है, यानी कि नियम कायदे जो कोऑपरेटिव के जब रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाते हैं या उसकी जो पालना करते हैं तो उसके कुछ नियम है, तो उनको हम आगे के लेक्चर्स में कभी ले लेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर की शुरुआत करता है। स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी इसका बता दिया था, कुछ हिस्ट्री भी बता दी थी मैंने। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 देखिए, कोई भी सेक्शन होता है उसका जो सेक्शन 1 होता है वो उसके बारे में उसकी भूमिका बांधता है। जैसे संविधान में आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स उसकी भूमिका बांधते हैं, वैसे ही किसी भी कानून में उसके सेक्शंस होते हैं, वो सेक्शन इसकी क्या करते हैं, भूमिका बांध देते हैं। ठीक है जी। तो सेक्शन 1 क्या करता है इसके बारे में, बेसिकली इसके बारे में बताता है कि ये भैया एक्ट क्या है, इसके एक्ट का नाम बताता है। जैसे राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001, ये इसके बारे में ये बता देता है। क्या बताता है ये सेक्शन 1 कि भैया इसका नाम है राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001। ठीक है जी, और ये पूरे राजस्थान में लगेगा। एप्लीकेबिलिटी होल राजस्थान, ये इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये सेक्शन 1 आपको ये बता देता है। अब सेक्शन 1 आपने समझ लिया, जो कि क्या है, इसकी भूमिका वगैरह बांधेगा। क्या ये इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट सेक्शन 1 नहीं है, इंपॉर्टेंट है इस एक्ट का नाम। ठीक है, तो ये आपको याद रख के चलना है कि इस एक्ट का नाम क्या होने वाला है, जो कि मैंने आपको क्लियरली यहां पर बता दिया। ये पूरे राजस्थान में लगेगा और जब इसका नोटिफिकेशन आया था तब से ये एप्लीकेबल हो गया है। अब बात करते हैं अपने सेक्शन 2 की। अच्छा, हमने कुछ बातें और देख ली थी, जैसे कि इसका सेक्शन, इसका एक्ट नंबर 16 था जब ये पास हुआ था 2002 में। आया, एक्ट का नाम 2001 है, पास हुआ था 2002 में, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, रूल्स 2003 में आए थे। अब बात करते हैं, ये पूरे राजस्थान में लगता है, ये बात ध्यान रखना। सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 होता है डेफिनेशंस वाला। देखिए, कुछ डेफिनेशंस हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे वीकर सेक्शन की हो गई, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या हो गया, एपेक्स बॉडी क्या हो गई, बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसे हम लास्ट में करेंगे। देखिए, लास्ट में करने का एक ही रीजन है, जब तक आपको पूरा एक्ट समझ आ चुका होगा और जब मैं आपको डेफिनेशंस करवाऊंगा। हाँ, हालांकि साथ साथ जब मैं करवाऊंगा जरूरी शब्द आप साथ साथ सीखते जाएंगे। जैसे हम समझेंगे कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, तो डेफिनेशन के समय हम उसको बस याद करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन को अभी समझने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको अभी उतनी समझ नहीं बनेगी। जब पूरा एक्ट समझ जाएंगे तो उसके लास्ट में हम कुछ डेफिनेशंस को कर लेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, ओके सर। तो सेक्शन 2 हम जो डेफिनेशंस आपके काम की हैं उनको आगे जाकर हम कवर करने वाले हैं। अब हम आते हैं अगले, हमारे अगले स्लाइड पे, सेक्शन 3। अब देखिए, सेक्शन 3 ये आपको याद करते रहने हैं। कुछ सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होंगे, लास्ट में मैं आपको जब एमसीक्यूज करवाऊंगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन जरूरी है। सेक्शन 3 बात करता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव एक्ट की। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ध्यान से समझ लेना। ये कहता है, सेक्शन 3 पावर देता है राजस्थान गवर्नमेंट को, सरकार को, कि आप कोऑपरेटिव को प्रमोट कीजिए। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को, सहकारिता एक्ट को, आप इसको, अधिनियम को आप प्रमोट कीजिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव बनने चाहिए, क्योंकि इससे फायदा क्या होता है, कोऑपरेटिव बनने से बहुत सारे लोगों की आय में वृद्धि होगी, उनके काम करने आसान हो जाएंगे, सरकार पे भी इसका लोड कम पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये बातें हमें यहां पर ध्यान रहेंगी, जिसका हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यहां पर कर चलना है। ठीक है जी, अच्छा। तो अब हम बात कर लेते हैं
तो प्रमोशन किया, ये कोई सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर तो सरकार को बस कहा गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए, तो यहाँ पर उसको पावर दी गई है। अब आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि है ये सेक्शन 4। अब ये सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका सेक्शन का याद रखिएगा कि ये किस काम के लिए है, सेक्शन का नाम ही जरूरी है, बस ध्यान रखना। सेक्शन 4 है रजिस्ट्रार। अब देखिए क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में ध्यान देंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जो सरकार ने जिसको पावर दी है वो है रजिस्ट्रार, इसको दिया है पावर। अब पावर क्या है, सारी डीलिंग सरकार के बिहाफ पे कौन करता है, रजिस्ट्रार। जैसे कंपनी में भी क्या होता है, आरओसी होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यहाँ पे भी क्या है, आरओसी है, यानी कि सॉरी यहाँ पे भी क्या है, रजिस्ट्रार है, वहां भी रजिस्ट्रार, यहाँ भी रजिस्ट्रार। जैसे कंपनी एक्ट में सारी पावर किसको दे रखी है, रजिस्ट्रार को दे रखी है, वैसे ही यहाँ भी पावर किसको दे रखी है, रजिस्ट्रार। इसलिए हमेशा मैं कंपैरिजन करके चलूंगा कंपनी एक्ट के साथ, क्योंकि आपको समझ आती रहे, क्योंकि आप लोगों ने कंपनी एक्ट, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनको तो कंपनी एक्ट उन्होंने कई बार पढ़ा होगा, और जनरली अगर आप कोई और स्ट्रीम से हैं, अगर आपने कंपनी एक्ट नहीं पढ़ा तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ सिर्फ यहाँ पर कंपनी एक्ट नहीं है, यहाँ पर रजिस्ट्रार नहीं है, और भी जगह रजिस्ट्रार का वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी की पावर किसके पास है, रजिस्ट्रार के पास। तो सरकार ने इस सेक्शन में रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया हुआ है, तो इस सेक्शन को याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि रजिस्ट्रार को अपॉइंट करने की पावर कौन से सेक्शन से आती है। तो सेक्शन 4 है जो आपको रजिस्ट्रार की पावर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार ने इतना ही लिखा है कि हम लोग रजिस्ट्रार अपॉइंट करेंगे, रजिस्ट्रार के पास पूरी पावर रहेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की। तो ये अच्छा, अगर रजिस्ट्रार नहीं है तो उससे उसका जूनियर स्टाफ, उसको पावर अगर असाइन कर दी जाती है तो भी रजिस्ट्रार की जगह काम करेगा। तो मोटा मोटा आपके जानने की बात एक ही है कि सेक्शन 4 रजिस्ट्रार के लिए और सारी पावर किसके पास है, रजिस्ट्रार की। ये याद रखिएगा जो मैंने वर्ड लिखा है, पावर क्या है, रजिस्ट्रार के पास ही है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, दो तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे कि रजिस्ट्रार के लिए एप्लीकेबल सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 4। और अगर आपसे कई तरह के क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इस काम को करने की पावर किसके पास है, या इस काम को असाइन कौन करेगा, तो मैक्सिमम टाइम चांसेस रहेंगे रजिस्ट्रार ही उसका आंसर आने वाला है पूरे एक्ट में, ठीक है। अच्छा, तो सेक्शन 4 तक बहुत ज्यादा लोड नहीं था। अब आता है आपका सेक्शन नंबर 5। ये मैंने देखिए बहुत लंबा पेज खींचा है यहाँ पर, सेक्शन 5। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। मैंने बहुत लंबा इसको खींचा है, आप ध्यान देंगे। सेक्शन 5 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेक्शन 5 में से बहुत सारे पॉइंट्स आपके पेपर में आ सकते हैं, और पिछली बार का भी जो क्वेश्चन आए थे उसमें से इस सेक्शन में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो सेक्शन 5 है क्या, पहले सबसे पहले ये देखेंगे, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 5 क्या है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब आप क्या है, ये सेक्शन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, ये सेक्शन क्या कह रहा है। पहली बात तो सेक्शन 3 से ना चैप्टर 2 शुरू हो गया था, सेक्शन 3 से चैप्टर 2 शुरू हो जाता है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है चैप्टर नंबर 1 में, अब हम आ चुके थे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ठीक है, जो कि इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। तो चैप्टर 2 में अभी तक सेक्शन 3 देख लिया हमने, प्रमोशन की बात कर रहा था कि कंपनियों को कोऑपरेटिव को प्रमोट कैसे करना है। फिर सेक्शन 4 कहता है कि हम रजिस्ट्रार अपॉइंट करेंगे। अब सेक्शन 5 आ गया कि भैया इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है उसका निर्गमन करना। अब हम कंपनी कोऑपरेटिव को बना रहे हैं, तो कोऑपरेटिव को बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी वो अब ये बात करेगा। तो अब क्या है, देखिए मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करना है, ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रैक्टिकल समझाता हूँ फिर इसको पढ़ेंगे। मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो मुझे एक क्या करनी है, एक एप्लीकेशन देनी है। मुझे क्या करनी है, एक एप्लीकेशन देनी है। एप्लीकेशन किसको देनी है, सरकार को देनी है। सरकार कौन सी होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको लिंक करके बता रहा हूँ। सरकार कौन सी है, स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राजस्थान सरकार के पास मुझे एप्लीकेशन लगानी है। राजस्थान सरकार ने किसको पावर दे रखी है, ये सारे काम संभालने की, रजिस्ट्रार को। आपको ये बात समझ आ गई, हाँ सर समझ आ गई। जब मैं रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन लगाता हूं तो मुझे एप्लीकेशन के साथ साथ क्या लगाना है पहले तो वो समझ लीजिए, ये हमारे लिए समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए क्या होगा, मुझे अब आवेदन करना है कि भैया मुझे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के दीजिए। अब रजिस्ट्रार कहेगा कि देखिए मैं आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर देता हूं, पर उससे पहले मुझे कुछ चीजें चेक करनी है। हम कहेंगे बताइए क्या चीज चेक करनी है। सबसे पहले तो वो कहेगा भैया कि आप अपने मेंबर्स, जो भी इसके मेंबर्स हैं उसकी डिटेल दीजिए। हम कहते हैं ठीक है, मेंबर्स की डिटेल दे देते हैं
कितना पैसा आप उसमें लगा रहे हैं उसकी डिटेल दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम अपनी उसकी डिटेल भी दे देते हैं। फिर वो कहेगा कि इसको इतनी कॉपी लेके आइए, मैं बताऊंगा कितनी कॉपियों में वो लेके आना है, जो आपके नियम कायदे हैं हम उसको उतनी कॉपियों में नियम कायदे लेके जाएंगे। देखिए बहुत आसान है, प्रैक्टिकली समझेंगे तो। अब अगर आप निर्माण करना है तो एप्लीकेशन तो जाएगी ना रजिस्ट्रार के पास, तो एप्लीकेशन जाएगी तो अपने साथ में कुछ नियम कायदे उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर वो कहता है कितने लोग हो आप एप्लीकेशन के साथ में नियमों की इतनी कॉपी लेके आइए, आप उसके सिग्नेचर करके दीजिए। नॉर्मल प्रोसेस है, अगर आपको फॉर्म भरना होता तो आपको भी यही सब करना होता है। एप्लीकेशन डालते हैं ना आपको भी अगर कुछ जाना है तो एप्लीकेशन तो डलेगी। कंपनी के केस में भी ऐसा होता है, पार्टनरशिप के केस में भी, रजिस्ट्रेशन में ऐसे ही होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आवेदन करना है। आवेदन में मेंबर्स की संख्या होगी जो भी इन्होंने कहा हुआ है, वो मेंबर्स उसमें साइन करेंगे, साथ में नियमों की कॉपी होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें उसमें चाहिए जो हमें यहाँ पढ़नी है। जब आप आवेदन कर देते हैं तो आवेदन को अप्रूव करने के लिए एक दिन मेंशन किए हुए हैं, उन दिनों के अंदर रजिस्ट्रार को वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो नहीं करता है तो उसके आगे के कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जो कि हमें इस पूरे सेक्शन में पढ़ने हैं। सिंपल समझ आ गया आपको, कुछ भी इसमें हार्ड है नहीं। अब हमें बस इसकी कार्यवाही समझनी है सिंपल तरीके से, और आपको ये सेक्शन याद हो जाना चाहिए। ठीक है जी, बहुत आसान है, इसको आपको याद करना है। बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ से बनने वाले हैं। अब मैंने आपको प्रैक्टिकली करके इसलिए समझाया क्योंकि देखिए आवेदन तो होगा तभी तो रजिस्ट्रेशन होगा, और आवेदन होगा तो मेंबर्स की डिटेल भी मांगी जाएगी। चलिए अब वन बाय वन हम यहाँ समझते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो इस पीडीएफ में तो जितना है ही, उसके अलावा बहुत सारी चीजें मैं आपको बोलूंगा भी, और उसमें मैं आपको इन वीडियोस के माध्यम से बताता भी जाऊंगा। ठीक है, सिर्फ जितना इस पीडीएफ में लिखा हुआ उस पे उतने से पेपर हो जाएगा नहीं, ये शॉर्ट में है। आप मेरी पूरी कहानी को समझेंगे तो पूरा पेपर करने के चांसेस रहेंगे, ये बात आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, जब मुझे एप्लीकेशन करनी है रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन, तो सबसे पहले सेक्शन नंबर क्या है, मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ। अब रेड के अलावा ले लेते हैं हम कोई बढ़िया सा ब्लू ले लेते हैं, बैंगनी ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका सेक्शन नंबर क्या है, सेक्शन नंबर है 5। हाँ भाई, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेक्शन नंबर 5 आपका एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए। ध्यान देंगे यहाँ पर 15 मेंबर कम से कम होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 15 मेंबर कम से कम यहाँ पर होने चाहिए। 15 मेंबर क्या होने चाहिए, कम से कम यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है जी, अच्छा 15 मेंबर होंगे, या फिर और क्या कहता है 5 मेंबर होने चाहिए, या तो 15 या 5 मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर मेरे जैसे लोग आएंगे तो 15 मेंबर लेके आओ, ठीक है, पर या फिर हो सकते हैं 5 मेंबर होने चाहिए, उसमें कोई पहले से कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑलरेडी हो। बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के 5 मेंबर उसमें से होने चाहिए। समझ गए, सरकार ये संतुष्टि कर लेना चाहती है कि जेन्युइन लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसने लिख दिया 5 मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले से कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके 5 मेंबर से भी काम चल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर तो और था, यहाँ पर मैंने लगाया एंड मिनिमम शेयर कैपिटल होनी चाहिए। देखिए अलग अलग टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए इन्होंने आपके लिए अलग अलग मिनिमम शेयर कैपिटल रखी है। ठीक है जी, अब जो वो मिनिमम शेयर कैपिटल है, क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड है, पर वो इतनी सारी है, देखिए पॉसिबल नहीं होगा उसको हमें याद करना। ठीक है, तो इसलिए बस हमें यही वर्ड याद रखना है। किसी के लिए 25 लाख मेंशन किए हुए है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, तो बहुत सारे उन्होंने लिखा हुआ है, हमें तो यहाँ समझ लिखना है मिनिमम शेयर कैपिटल। ये 3 नियम है, 15 मेंबर या 5 मेंबर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के, या फिर साथ में, या नहीं यहाँ पर साथ में मिनिमम शेयर कैपिटल जो भी उसके लिए सब्सक्राइब हो वो जरूरी है। ये बात आप समझ गए कि कितने मेंबर आने चाहिए। अच्छा ठीक है जी, अब ये बात करता है आगे। अब जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करने जा रहे हो तो आप 2 तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, या तो लिमिटेड या फिर अनलिमिटेड। ध्यान रखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन आया था पिछली बार भी, लिमिटेड या फिर अनलिमिटेड, ये आप पे डिपेंड कर, आगे भी जाके इनका बहुत यूज आने वाला है लिमिटेड और अनलिमिटेड का। तो आप 2 तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पर बना सकते हो, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। जब आप लिमिटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हो, ध्यान सुनेंगे, तो आप वर्ड लिमिटेड लगाओगे, ये बात आपको याद रखना है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, तो आप लायबिलिटी, अब ये लिमिटेड और अनलिमिटेड का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जहां पर लायबिलिटी लिमिटेड है वहां पर क्या होता है, हमारा उस जहां पर हम काम कर रहे हैं
वहां पर मेरा रिस्क कितना हो जाएगा, अभी मैंने डेफिनेशन नहीं करवाई है पर मैं अभी आपको बता देता हूँ। जहां पर मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है तो जहां पर जितना पैसा मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया है एज ए मेंबर, मैंने उसमें शेयर कैपिटल में जो पैसा लगाया उतना ही मेरा रिस्क है, ठीक है। बट जब मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है तो मेरी 5 गुना तक भी जाकर वो लायबिलिटी क्या हो सकती है, सेटल हो सकती है। और ये बात हम डेफिनेशन करेंगे तब मैं आपको और ज्यादा समझाऊंगा, ठीक है। बट अभी तो आपको याद रखना है कि लायबिलिटी दो तरह की हो सकती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड हो सकती है। लायबिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी लिमिटेड। अगला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, ध्यान देंगे यहाँ पर, वरना अगर ये वाला केस होगा, ध्यान सुनेंगे, अगर जो मैं अभी बात कर रहा हूं, अगर ये वाला केस हुआ, ये कह रहा है अगर ये वाला केस हुआ तो लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड ही रहेगी। अब ये वाला केस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनने जा रही है उसमें कोई मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी ही बनने वाली है, मतलब अभी मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसमें एक मेंबर या उससे ज्यादा मेंबर कोई ऑलरेडी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही है, ठीक है, तो आपकी लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगी। ये बात इन्होंने यहाँ बताई है, तो ये स्टार पॉइंट है। अब आपको समझ आ रहा है कि ढंग से समझने का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे एक एमसीक्यूज बन जाएगा, ठीक है। अगर आपका मेंबर, उसमें वो क्वेश्चन लेते कि न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं और उसके अंदर एबीसी एक मेंबर है, एबीसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके 3 मेंबर इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो इस तरह से वो केस स्टडी बना देगा। तो अब ये पूछना चाह रहा है कि क्या ये लायबिलिटी लिमिटेड होगी, इसके अंदर अनलिमिटेड होगी, या उसको क्वेश्चन ये बना देगा कि उसको इतना नुकसान हुआ, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को इतना नुकसान हो गया तो इसकी लायबिलिटी कितनी होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है, अगर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बन रही है उसके अंदर जो मेंबर है वो ऑलरेडी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसकी लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगी, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं बनेगी। अब आपको रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर रूल की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर रूल कहता है कि भैया 3 कॉपी आपको चाहिए होगी आपके नियमों की। मैंने आपको बताया था ना कि आज कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, तो वो क्या कह रहा है कि आपको ना 3 कॉपी चाहिए बायलॉज की। याद रखिएगा, वो क्वेश्चन पूछ लेगा कितनी कॉपी चाहिए, 3 कॉपीज चाहिए बायलॉज यानी कि नियम कायदों की। कितनी चाहिए, बायलॉज की 3 कॉपी चाहिए। साथ ही साथ लिस्ट ऑफ मेंबर्स चाहिए। लिस्ट ऑफ मेंबर्स में हम लोग को पता नहीं पढ़ ही लिया कि कम से कम कितने लोग चाहिए। स्कीम ऑब्जेक्टिव यानी कि किस उद्देश्य के लिए बना रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। साइन होनी चाहिए मेंबर्स के, ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, और अगर कोई मेंबर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसकी जगह अब रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी तो साइन नहीं करेगी, तो उसका कोई ऑथराइज मेंबर आएगा और उस मेंबर को ऑलरेडी वहां पर रेजोल्यूशन पास करके पावर दी जानी चाहिए। मान लीजिए XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर बनने जा रही है तो उसकी जगह कोई ना कोई तो साइन करेगा, जो साइन करेगा उस बंदे को उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में पावर दी जानी चाहिए। और पावर कैसे मिलती है, कोई रेजोल्यूशन पास करके, संकल्प। संकल्प क्या होता है, इतने लोगों ने पावर दे दी कि हाँ आप जाइए हमारी तरफ से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी आपको समझ में आया रजिस्ट्रेशन के लिए क्या जरूरी है। अब एक रजिस्ट्रेशन में और एक मेन बात है जो कि आपको समझनी है, कोई भी प्राइमरी, यहां पर वर्ड ध्यान देंगे, कोई भी प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई फेडरेशन, एग्रीकल्चरल प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी या प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसका कोई फेडरेशन अगर बैंक नाम का टाइटल रखता है अपने साथ, अगर कोई बैंक लगा के बैठा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कोऑपरेटिव बैंक लगा के बैठे हैं ना, तो ये कहता है कि बाकी लोग नहीं लगा सकते, सिर्फ बैंक ही है ना वही अलाउड, उनको ही अलाउड है। और उसका भी एक इन्होंने क्या किया था, एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था। तो ये कहता है कि भैया बैंक लगाने का टाइटल ना सिर्फ बैंक को है, तो कोई भी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है या उसका कोई फेडरेशन है वो बैंक टाइटल यूज नहीं कर सकते, ये समझ लेना। अगर उस ऑर्डिनेंस को क्या हुआ था, जब सरकार ने इस ऑर्डिनेंस को लाया, ठीक है, तो उससे पहले लोग लगा के बैठे हैं तो सरकार कहती है ठीक है पहले लगाया होगा कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे आने के बाद नहीं लगा सकते। साथ ही उन्होंने क्या कहा, आगे ध्यान से सुनिए, अगर कोई पहले भी लगा के बैठा था तो उसको अगले 3 महीनों के अंदर वो नियम कायदे पूरे करके उस बैंक शब्द को हटाना है। वो कहता है कि अगर उसने पहले लगा रखा था उस ऑर्डिनेंस के, सरकार के उस ऑर्डिनेंस का मतलब होता है जब वो नियम लगाए सरकार ने, उसके आने से पहले अगर कोई बैंक शब्द लगा के बैठा था कोऑपरेटिव सोसाइटी के लास्ट में,
तो ठीक है, लगा हुआ था, पर अब आ गया तो 3 महीने में हटा दो, और अगर आपने नहीं लगा रखा था तो आप लगा नहीं सकते, ये बात उन्होंने कही। अब आप पूछोगे सरकार ने अगर ये नियम बना दिया और किसी ने इसको 3 महीने में नहीं हटाया तो सरकार कहती है अगर आपने एक दिए हुए टाइम में नहीं हटाया तो हम आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंद कर देंगे, वाइंडिंग ऑफ कर देंगे। ठीक है जी। तो ये आपको सेक्शन रहा रजिस्ट्रेशन का, जहां पे आपको पता चला कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या जरूरी है। ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के लिए, अभी तो रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, आपने अभी एप्लीकेशन दी, आवेदन किया है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी कि भैया आपने तो आवेदन दे दिया, अब भैया उसको अप्रूव भी तो करवाना है। अब इसको क्या करना है, आपने अप्रूव भी तो करवाना है। हाँ सर अप्रूव तो करवाना है। तो अब हम सेक्शन नंबर 6 में आ गए हैं, जहाँ पे हम इसको अब अप्रूव करवाएंगे। ठीक है, करवा लें अप्रूव। हाँ सर, गाड़ी कैसे चलेगी। तो देखिए अभी तक हमने करवा लिया उसका रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के लिए हम आ गए, एप्लीकेशन करा था, अब हम आ गए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन्होंने सेक्शन 6 में क्या बातें लिखी है, ध्यान से सुन लीजिएगा कि भैया हम तो रजिस्ट्रेशन दे देंगे आपको, पर 4 बातें पूरी होनी चाहिए। 4 बातें पूरी होनी चाहिए। अब जो हिंदी में समझते हैं, हिंदी भाषा को समझते हैं, तो मैं आपको ऑलरेडी समझा रहा हूँ, ये इंग्लिश में लो होता है, जब हम हिंदी में इसको एलोबरेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, तो आप इसको लिख भी सकते हो ना साथ साथ में। देखिए रजिस्ट्रेशन ही होता है। तो वो कहते हैं कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अगर आप ये 4 शर्तें पूरी करते हैं। सबसे पहले तो भैया आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, मेंशन्ड होना चाहिए, किस काम के लिए, काम उद्देश्य। ठीक है, किस काम के लिए। दूसरा, जो आपके रूल्स एंड लॉज हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के, क्या वो पूरा करते हो। देखिए पहले तो आपका उद्देश्य बढ़िया होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, क्या आप नियम कायदे जो लोग हैं पूरे करते हो। जो आपके बायलॉज हैं, जो आपने खुद के नियम कायदे बनाए हैं, क्या वो कॉन्ट्रेरी तो नहीं है। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरोधाभासी तो नहीं है। क्या वो कॉन्ट्रेरी तो नहीं है, विरोधाभासी तो नहीं है। ठीक है, आप कहते हो नहीं है। क्या वो किसी सोशल जस्टिस, क्या वो समाज के अगेंस्ट तो नहीं है। क्या वो पब्लिक के अगेंस्ट तो नहीं है, मतलब वो पाक साफ है ना, कुछ अच्छा काम करने ही जा रहे हो ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, कहीं कुछ समाज के उद्देश्य के अगेंस्ट तो नहीं हो। अगर ऐसा हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अगर आपने ये 4 काम पूरे कर लिए, 4 काम कौन से, आपका ऑब्जेक्टिव है जो बिजनेस का वो नेक है, उसके अलावा आप रूल्स पूरा करते हो, उसके अलावा आपके जो नियम कायदे आपने बनाए हैं अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वो अगेंस्ट नहीं है। चौथा, आप समाज के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर रहे, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की कुछ गलत नहीं कर रही है, तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। कब मिलेगा वो ध्यान से सुन लो। अब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा 60 दिनों के अंदर अंदर, अगर आपने सब कुछ सही किया। ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ, अब मेरी कहानी को, मेरी भावनाओं को सुनना, तभी समझ में आएगा, और कॉपी में कुछ एक्स्ट्रा लिख लेना। सिर्फ इस पीडीएफ जो मैं आपको ऐप के अंदर देने वाला हूँ उसके भरोसे मत रह जाना। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं सर ये सर वो। ठीक है, वो कहता है कि भैया मस्ट बी इन 60 डेज। हमें रजिस्ट्रेशन कितने दिन में मिल जाएगा, 60 दिन में। मतलब मैंने एप्लीकेशन दिया तो मुझे 60 दिन में रजिस्ट्रेशन मिल जाना चाहिए, अगर सब कुछ सही रहा। सर अगर सब कुछ सही नहीं है तो वो आपको मौका देगा, आप इसको सही कर लो। ठीक है, अब वो कहते हैं कि भैया 60 दिन में उसने आपका काम नहीं किया, कोई बात नहीं, सरकार कहती है हो जाता है कई बार ऐसा। अगर 60 दिन में, पहले तो ध्यान रखना 60 दिन में ये क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपका काम 60 दिन में नहीं होता तो आप क्या करो, अगले 30 दिनों में, उस 60 दिन के अगले 30 दिनों में आप दोबारा से क्या करना, आपको क्या करना है, अब रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन डालनी है कि भैया मेरा 60 दिन में काम नहीं करे आपने, तो अगले 30 दिन में आपको फटाफट से डालना है कि भैया मेरा काम नहीं हुआ 60 दिनों में, मेरे को दो। अब वो कहता है कि भैया वो 30 दिन में उसको आपको वापस से आवेदन करना है। पहले 60 दिन नहीं हुआ तो अगले 30 दिन में आपको आवेदन करना है, मतलब आपको 60 दिन तो खत्म हो गया, बैठे थे, आपको पता चला यार ये तो हुआ नहीं, फिर अगले 30 दिन में आप वापस से आवेदन बनाएंगे। आवेदन मतलब एक चिट्ठी लिखेंगे उसको कि भैया मेरा एप्लीकेशन रजिस्टर्ड कर दो 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अब वो पहुंच गई उसके पास एप्लीकेशन। अब वो कहता है कि भैया जब वो आपकी एप्लीकेशन पहुंच गई दोबारा से, है ना, सरकार के पास, रजिस्ट्रार ऑफ गवर्नमेंट वर्ल्ड लिखा हुआ है,
है ना, गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार के पास जब पहुंच गई, उसके पास सारी पावर है, पूरी मशीनरी है उसके पास, इन्होंने कानून में ऐसे लिखा हुआ उसके पास सारी पावर है, मशीनरी है, तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब 60 दिन तो नॉर्मल थे आपने एप्लीकेशन करने के बाद, फिर आपने देखा नहीं हुआ तो अगले 30 दिन में आप आवेदन करोगे, फिर उसको भी तो कुछ समय मिलना चाहिए, तो उसको आगे दिए इन्होंने 30 दिन कि भैया अगले 30 दिन के अंदर अंदर ना, तो उसको अगर सब कुछ सही है तो उसको सर्टिफिकेट इशू करके दे, सरकार ने डंडा रखा है, नहीं तो वो मर्जी करेगा अपनी, तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर उसको क्या कर, सर्टिफिकेट इशू कर, ठीक है। अगर आप नहीं करते, कोई जवाब नहीं देते उसको, तो कहते हैं भैया आप ध्यान से सुन लो, फिर वो तीसरी बार आपको नहीं कहेगा, फिर वो मान लिया जाएगा कि उसको सर्टिफिकेट मिल गया है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीम्ड रजिस्ट्रेशन, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ मान लिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने इसके लिए बनाया एक टाइम स्केल। अब ये टाइम स्केल समझ लेना क्या होता है, मैं इसका बहुत यूज करता हूँ पढ़ाते समय। टाइम स्केल क्या कहता है, पहले 60 दिन क्या है एप्लीकेशन, पहले 60 दिन क्या आपने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे हो, एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन का वेट हो रहा है, ठीक है। यहां पर उन्होंने दिया, मैं इसको एप्लीकेशन ना लिख के इसको लिख देता हूं रजिस्ट्रेशन, ताकि क्लियर रह जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो गए। टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर नहीं हुआ तो 30 डेज इसको मिले हैं फॉर सेकंड टाइम अप्लाई के लिए, और अगले 30 दिन क्या है, इशू सर्टिफिकेट। अगर इसमें भी नहीं मिला तो फिर यहां हो जाएगा डीम्ड, डीम्ड का मतलब मान लिया जाएगा, प्रभासी, हिंदी में कहते हैं प्रभासी, डीम्ड रजिस्टर्ड, फिर मान लिया जाएगा, सरकार कहती है, फिर सरकार कहती है फिर आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, आपको मानना जाएगा कि आपको मिल गया, ठीक है जी, वेरी गुड। अब बस लास्ट, अब आप कहेंगे सर सिर्फ उसको यही पावर है कि उसको करना ही पड़ेगा, क्या वो मना भी कर सकता है? हाँ, उसके पास पावर दी है सरकार ने कि अगर उसको लगता है, ध्यान से सुनना, अगर उसको लगता है कि भैया ये जो कागज पत्री हमें चाहिए, जो एप्लीकेशन में हमने मांगा था, जो ये नियम पूरे कर रहा है वो कर ही नहीं रहा, तो रजिस्ट्रेशन रूल नंबर 6 वो क्या कर सकता है, वो मना कर सकता है, और उसको रीजन देने पड़ेंगे, उसको रीजन जरूर देने पड़ेंगे। ये ध्यान रखना कि हमने मना क्यों किया आपको, मैंने एप्लीकेशन डाला और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रीजन नहीं दिए, ये क्या मतलब है? तो कानून कहता कि नहीं, वो आपको रीजन देगा, आपके बताए हुए एड्रेस पे वो चिट्ठी भी भेजेगा, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 7, ये याद कर लेना, ठीक है। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी देखिए आपने रजिस्ट्रेशन की बात कर ली, हमने बता दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन कब को मिलेगा, दो तरह से रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, एक तो खुद दे देगा, दूसरा डीम्ड रजिस्ट्रेशन। अब ये कहता है रूल नंबर 7 में कि भैया आपको सेक्शन 6(1) में, सेक्शन 6 पढ़ रहे थे ना, उसका सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 3, मतलब या तो सीधा सीधा मिल जाए या आपको बाद में डीम्ड मिले, वो आपको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब आप ये कुछ मत होना कि सरकार ने हमें डीम्ड रजिस्ट्रेशन दे दिया, वो कैंसिल भी हो सकता है बाद में। क्यों हो सकता है यार, आपने जिस काम के लिए किया था वो कर ही नहीं रहे, उल्ट सुल्ट कर रहे हो, तो सरकार अपने पास पावर रखेगी ना कैंसिलेशन की। तो वो कह रहा है कि भैया वो कैंसिल हो सकता है, पर कैंसिल होने से पहले 14 दिन का आपको नोटिस दिया जाएगा, याद रख लेना, 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा सोसाइटी को कि भैया हम आपका ये कैंसिलेशन कर रहे हैं। अगर इतने दिन में उसने कर लिया तो ठीक है, कुछ जवाब दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ये कर रहे हो गलत है, ये कारण है, ये सब हुआ था, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो आपकी सरकार नहीं करेगी कैंसिल, अगर आपकी बात से सहमत हो गई। पर अगर आपकी बात से सहमत नहीं हुई तो सरकार इसको कैंसिल भी कर देगी। तो इस पूरे लेक्चर में हमने क्या समझा, इस पूरे लेक्चर में हमने समझा कि रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कैसे दी जाएगी, और रजिस्ट्रार उस एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन में कितने समय में बदल सकता है। ये पावर हमने ये सेक्शन में पढ़ी, हमने सेक्शन 5 और सेक्शन 6 आपने ढंग से पढ़ा, ठीक है जी। सेक्शन यहाँ पर आपने रूल 6 और रूल 7 को भी देखा, तो ये चीजें आपको पढ़नी है, ढंग से पढ़नी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के सेक्शन कि भैया इसमें अमेंडमेंट कैसे हो सकता है, नियम कायदे कैसे करनी है, तो उन चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बढ़िया रहा होगा। ये पीडीएफ मैं ऐप में अपलोड कर दूंगा, और इसके साथ साथ मैं बहुत सारी चीजें आपको करवा रहा हूँ, वो भी करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।